नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको यूपी स्पेशल सीरीज पढ़ा रहा हूँ। यूपी स्पेशल लोअर पीसेस के लिए उसी के कल हमने पढ़ाया था आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य कितने अन्य राज्यों से सीमा बनाता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कुल क्षेत्रफल कितना है, उत्तर भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल कितना है ना। ये सब हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कला साहित्य उत्तर प्रदेश में। तो कला साहित्य में अगर देखोगे तो प्रदेश में जो सांस्कृतिक विभाग है, प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख क्षेत्र हैं, एक ब्रज है, दूसरा अवध है, तीसरा बुंदेलखंड है, चौथा रुहेलखंड है, पांचवा भोजपुरी है। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, भोजपुरी। तो प्रदेश के सांस्कृतिक प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, भोजपुरी। और सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। और स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने हैं वो हमको मिले हैं कुशीनगर से। स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने हैं वो हमको कहाँ मिले हैं? कुशीनगर से। और गुप्तकालीन मंदिरों के जो साक्ष्य मिले हैं वो देवगढ़ ललितपुर में है और भीतरगांव कानपुर में है। ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है, उसमें पूछा गया, ईंटों से बना हुआ मंदिर है, गुप्त काल का है। तो गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? देवगढ़ ललितपुर में है और भीतरगांव कानपुर में है। मध्यकाल के स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? एक शर्की शैली, एक मुगल शैली है। शर्की शैली जौनपुर के क्षेत्र में विकसित हुई है, जौनपुर में। और जो मुगल शैली है ये आगरा में विकसित हुई है। तो मेन ये है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में। प्रमुख क्षेत्र ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, भोजपुरी, 5 क्षेत्र हैं। स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने कुशीनगर से मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के साथ देवगढ़ ललितपुर और भीतरगांव कानपुर में। और जो गुप्त मध्यकाल के स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां, एक टर्की शैली है, दूसरी मुगल शैली। मुगल तो आगरा से और टर्की जौनपुर से। मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली। तो जो मध्यकाल था, आपको पता है मध्यकाल में मुगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थे। तो जो मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली है वो मुगल शैली है, जिसको आगरा शैली भी कहते हैं। इसकी नींव किसने रखी? हुमायूं ने क्या किया? फारसी चित्रकार थे, एक थे अली, दूसरा अब्दुल समद थे। अली ने क्या किया? अली ने 1200 चित्रों वाले ग्रंथ, जिसका नाम था हमजनामा, मतलब फारसी चित्रकार थे हुमायूं के अधीन। कौन से? एक अली थे, दूसरे अब्दुल समद थे। अली ने क्या किया? 1200 चित्रों वाला ग्रंथ हमजनामा लिखा और अब्दुल समद ने क्या लिखा? गुलशन चित्रावली। तो मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली ये तुम्हारी मुगल शैली थी, जिसका विकास हुमायूं के काल में हुआ। हुमायूं के काल में 2 फारसी चित्रकार थे, एक थे अली, दूसरे अब्दुल समद थे। अली ने 1200 चित्रों वाला ग्रंथ हमजनामा लिखा और इसने अब्दुल समद ने गुलशन चित्रावली लिखी। फिर इसके बाद अकबर ने चित्रकारी के लिए अलग से एक विभाग बना दिया। अकबर ने क्या किया कि इस चित्रकारी को प्रमोट करने के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया। इधर जब अकबर के बाद जहांगीर बना शासन, जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय में चित्रकला, वही आप देखोगे शाहजहां के समय में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पे होगी। और जो चित्रकला शैली है ये जहांगीर के समय में इसका स्वर्ण युग माना जाता है। इसने क्या किया? अकारिजा के नेतृत्व में एक आगरा में चित्रशाला का निर्माण कराया। इसने ये कराया है जहांगीर ने, अकारिजा के नेतृत्व में। तो जहांगीर के समय चित्रकला अपने स्वर्ण युग में था। इसने क्या? अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया। इधर क्या हुआ? जो जैन चित्रकला है ये विकसित हुई मथुरा में, इसको मथुरा शैली भी कहते हैं, मथुरा कला शैली भी कहते हैं। आधुनिक चित्रकला जो विकास है ये तो हो गया इतिहास। और जो आधुनिक चित्रकला है इसका विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई, यहाँ से हुआ। तो आधुनिक चित्रकला शैली का विकास 1911 में लखनऊ में वो कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई, उससे आधुनिक चित्रकला शैली के विकास हुआ। ये हो गया मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख शैली मुगल शैली, जिसने हुमायूं के 2 फारसी चित्रकार अली, अब्दुल समद। अली ने क्या किया? हमजनामा और अब्दुल समद ने गुलशन चित्रावली लिखी।
इधर अकबर ने क्या किया, अलग अलग से ही चित्रकारी विभागी बना दिया। इसने जहांगीर के समय में इसको स्वर्णकाल कहते हैं। इसने अकारिजा के नेतृत्व में एक आगरा चित्रशाला का निर्माण कराया। इधर जैन चित्रकला विकसित हुई है मथुरा में, इसको मथुरा शैली भी कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का विकास 1911 में जब लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना करके शुरू हुआ। तो 1911 में क्या हुआ था, आधुनिक चित्रकला का विकास जब हुआ, जब लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। कला एवं शिल्प विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की गई 1911 में की गई। और इसके जो पहले भारतीय प्राचार्य बने हैं वो 1925 में आशित कुमार हल्द्वार बने। ये अवनी बाबू और रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। कौन? 1911 में जो लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई, इसके पहले भारतीय प्राचार्य 1925 में आशित कुमार हल्द्वार बने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राचार्य बने, इन्होंने वाश और टेम्पा नामक 2 शैलियां शुरू की जो बाद में लखनऊ की शैली के रूप में विकसित हुई। तो 1925 में आशित कुमार हल्द्वार बने, जो अवनी बाबू रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इन्होंने क्या किया, वाश और टेम्पा नामक 2 शैली स्टार्ट की। इसी को बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1945 में इसी के शिल्प महाविद्यालय 1945 में ललित मोहन प्राचार्य बने। 25 में बने आशिष कुमार हल्द्वार और 20 साल बाद बने हैं ललित मोहन प्राचार्य। इन्होंने क्या किया, ग्राफिक विधा की शुरुआत की। फिर 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। 1962 में 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई। तो 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1949 में लखनऊ में नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना हुई। 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई। फिर 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। 1920 में जब इधर असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसी समय 1920 में क्या हो रहा है, बनारस में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। अच्छा, 1911 में इतिहास में क्या हुआ था, जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हो, कलकत्ता दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जा रही, उसी समय लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हो रही है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंका जा रहा है, इसी समय 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हो रही। इधर 1949 में लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना हुई। 1949 में देश आजाद हो चुका है। 1962 में जब भारत चाइना वार हुआ है, तो राज्य ललित कला की अकादमी की स्थापना हुई। फिर 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, उसी समय बनारस में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी। 1986 में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC की स्थापना हुई प्रयागराज में। इसकी स्थापना प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट है नहीं, 1986 में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC की स्थापना प्रयागराज में हुई। 1925 में इसके प्राचार्य बने थे आशिष कुमार हल्द्वार। 1945 में बने थे ललित मोहन प्राचार्य बने थे। जो 1911 में शिल्प महाविद्यालय बना था, इसके पहले प्राचार्य थे उसमें अंग्रेज थे, तो नेथोलियन हर्ड थे। 1911 से 25 तक रहे। 25 में तो पता ही आपको, पहले भारतीय प्राचार्य बने कौन, आशिष कुमार हल्द्वार। फिर 45 में कौन बने, ललित मोहन। तो ये क्रम है, पहले प्राचार्य नेथोलियन हर्ड थे 1911 से 1925 के बीच में। नेथोलियन हर्ड। नाटक रीत से लिखा हुआ प्रथम नाटक नहुस था। नाटक रीत से लिखा हुआ पहला नाटक नहुस था, जिसके लेखक थे गोपाल चंद्र गिरधर। ये कौन है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता हैं। तो विशुद्ध नाटक रीत से लिखा गया पहला नाटक नहुस है, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता हैं। फिर आधुनिक विध से, वर्तमान चल रही आधुनिक विध से मंचित प्रथम नाटक ये है तुम्हारा जानकी मंगल। आधुनिक विध से चित्रित प्रथम नाटक जानकी मंगल है, और विशुद्ध नाटक रीत से पहला नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र उसके वो है लेखक,
और जानकी मंगल के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इन्होंने 1868 में इसकी रचना की थी, लिखा था इन्होंने। आधुनिक विषय मंचित प्रथम नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक है शीतला प्रसाद 1868 में। और किस्सा राधा कन्हैया का, ये लिखा है वाजिद अली शान, ये क्वेश्चन पूछा गया। किस्सा राधा कन्हैया का इसके लिखा है वाजिद अली शाह ने। और इंदर सभा लिखा सैयद आगा हसन लखनवी ने। इंदर सभा लिखा सैयद आगा हसन लखनवी ने। और प्रदेश की पहली कठपुतली गुलाबो शिताबो किस पे आधारित है? वाजिद अली शाह पर आधारित, जिन्होंने किस्सा राधा कन्हैया लिखा है। जो पहली कठपुतली है गुलाबो शिताबो, ये वाजिद अली शाह पर आधारित है। और काबुली वाला और गुलाबो सिताबो जो रचना है किसकी है? महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। काबुली वाला और गुलाबो सिताबो रचना है महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर की। और कठपुतली कला को पुनर्जीवित करने के लिए संरक्षण विभाग की स्थापना चलाई जा रही है 2004 से 2005 में शुरू की गई थी। तो विशुद्ध नाटक रीति में लिखा पहला नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधर है, जो भारत में हरिश्चंद्र के पिता हैं। फिर आधुनिक विषय लिखा गया पहला नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक है शीतला प्रसाद 1868 में। किस्सा राधा कन्हैया की लिखा है इन्होंने वाजिद अली शाह ने। और इंदर सभा की रचना की है सैयद आगा हसन लखनवी ने। और प्रदेश की पहली कठपुतली गुलाबो सिताबो वाजिद अली शाह पे आधारित है, जीवन पे आधारित है। काबुली वाला और गुलाबो सिताबो रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। और अब बात करते हैं चलचित्र फिल्मों की। तो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, माना जाता है पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जिसके निर्देशक या डायरेक्टर थे बीपी मिश्रा जी, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। देवरिया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फिल्म जो बनती है उत्तर प्रदेश में वो भोजपुरी में बनती। प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा, व्यापार का दर्जा 1998 में दिया गया। प्रथम फिल्म नीति 1999 में प्रस्तुत हुई। फिर 2001 और 2001 में फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई। इसी के तहत देखो फिल्म प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। उसके प्रथम फिल्म नीति बनाई गई एक साल बाद 1999 में। फिर इसी के तहत 2001 में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई। फिर 2018 और 2023 में क्रमशः नई फिल्म नीति पेश की गई। ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इन्होंने पेश किया, वर्तमान सीएम। तो प्रथम फिल्म नीति 1999 में, उसके बाद 2018 और 2023 में 3 फिल्म नीतियां प्रस्तुत की गई। 2001 में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई और वो फिल्म को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसके वो निर्देशक बीपी मिश्रा थे, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। और सबसे ज्यादा फिल्म भोजपुरी में बनती। ये हो गया चलचित्र। तो 1911 में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। 25 में असित कुमार हल्द्वार इसके प्राचार्य बने थे, पहले भारतीय। इन्होंने वासु कैंपा शैली, जिसे लखनऊ शैली कहा जाता है, बाद में 1945 में ललित मोहन इसके प्राचार्य बने। 1956 में सुधीर रंजन खासगीर इसके प्राचार्य बने। क्रम है असित कुमार हल्द्वार, फिर ललित मोहन, फिर सुधीर रंजन खासगीर। इनको क्या कहा, इनको कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था। इसको सुधीर को सूर्य कहा जाता था। फिर ये तो हो गया खत्म। तो इधर नीचे विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में की गई। विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में की गई। 1960 में ये मैरिज कॉलेज का नाम बदल के रख दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। मैरिज कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1926 में। 1960 में इसका नाम बदल के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। फिर 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया और इसका नाम बदल के हो गया भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। तो 26 में मैरिज कॉलेज बना, 60 में इसका नाम बदल के कर दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। फिर 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ हो गया। फिर क्या हुआ, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ हुई। भारतेंदु मतलब 75 साल के थे
भारत में 75 साल थे तो 1975 में स्थापना हुई। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था जो हिंदी भाषी प्रांत है इसमें नाट्य कला में प्रशिक्षण देना। जो हिंदी भाषी के प्रांत है इनको क्या करना है? नाट्य कला में प्रशिक्षण देना। फिर 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 1963 में। 62 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी और 63 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 88-89 में लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई 1988-89 में। 89 में और कुछ हुआ था, गीडा की स्थापना हुई थी, गीडा की। तो 1988-89 में लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई। तुम्हारा कला और संस्कृति समाप्त हो गई।